गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी के लिए बीपीएससी घटना चक्र 2025 का पूर्वांकन क्लास 4 करने जा रहे हैं। क्लास 3 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 80% क्वेश्चन लगभग इससे पूछा जाता है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं आज क्लास 4 यूनानी आक्रमण से। यूनानी आक्रमण से पहले आपका क्लास 3 तक का हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद। ये आपका 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया। देखिए, महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराण और तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुधार्मिक व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 2, वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 3, जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम उसमें आपका विस्तृत रूप से आपको बताया करेंगे, इसमें पढ़ाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हुन राजा के तोड़मान किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? हुन राजा तोड़मान किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश धर्मन द्वारा। तीसरा का बी। हुन राजा तोड़मान ओलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हुन आक्रमण का नेता तोड़मान था। मध्य भारत के एतरन नामक स्थान से ब्राह्म प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका उल्लेख मिला है। कौशाम्बी से तोड़मान की 2 मोहरें मिली है। तोड़मान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब मौर्य साम्राज्य चलते हैं यहाँ से जो भी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। पहला का ये हो जाएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दूसरा का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा का डी हो जाएगा। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईस्वी तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद आपका आया कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। चौथा का बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त। 5वां का सी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया।
18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितम प्राय। क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो छठा का ई हो जाएगा। कौटिल्य के चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसके सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनमत, दुर्ग, कोंड, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। शासन कला और विदेश नीति के बारे में जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीति पे। 7वां का बी। क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। 8वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 9वां का डी, 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री एवं उपदेशक। स्थानीय मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करते हैं। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। क्वेश्चन नंबर 10, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। यह 10वां का सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 10, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 11, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन होता है? तो 11वां का ई हो जाएगा। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख वृत्त शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो 12 का सी सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 13, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी का। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 14 का डी, भाबरू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? 15 का ई, अशोक के धर्म के एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता था। दूसरे और 7वें अभिलेख से अपासीनवे बहुक्याने दया दाने, सच्चे सोचवे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोला और पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहिष्णुता निहित है। अंततः सही विकल्प ई होगा। बड़ों के सम्मान, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 16, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। 17 का बी, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो सामरी। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो सामरी लिखी गई है।
अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उस अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। इनमें शामिल प्रमुख है: पहला, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धोली, जौहर, एड़ागुड्डी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हो, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया है एक भग्न अभिलेख। सरेकुना नामक स्थान से ग्रीक तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषिक ग्रीक एवं अरमाइक भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया है। अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो 19 का डी, खरोष्टी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से और बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी, दाहिने से बाईं। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था? तो किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंस ने। 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प पे उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका 24 का सी, बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक बृहद था। बृहद की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी में की गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो बृहदत्त। 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? 26 का ये, रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में बज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदुओं एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। क्वेश्चन नंबर मौर्यतल का अब क्लास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमत्रा से। पहला का डी। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की?
तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो बालपुत्र देव ने। दूसरा का सी, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो बालपुत्र देव ने। क्वेश्चन नंबर 3, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो तीसरा का होगा ए, जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। चौथा का सी, रुद्रदामन प्रथम 130 से 50 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो पांचवा का से बीम कडफिसेस। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बीम कडफिसेस। क्वेश्चन नंबर 6, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो छठा का सी, कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वो कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान ही यह भी ब्राह्मण वंश था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो थैंक यू। और कमेंट करिए कि कुछ अगर प्रॉब्लम है तो, और आप कमेंट करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।